नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अल्टीमेट डीप नॉलेज में। मैं हूं डॉक्टर दीपमाला और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है कि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए स्तरीय और गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। तो आज हम बात करेंगे भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों पर। ठीक, ये वीडियो जो मैंने बनाया है ये बहुत विस्तार से मैंने भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्वों की चर्चा की है। तो जो विद्यार्थी बीए के हैं, एमए के हैं या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस विषय पर उनको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। जो मुख्य बातें हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में, वो है निर्धारक तत्व का अर्थ क्या है। जब हम ये कहते हैं कि भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व, तो निर्धारक तत्वों से हमारा आशय क्या है, इस बारे पे हम चर्चा करेंगे। और भारत की विदेश नीति के जो प्रमुख निर्धारक तत्व हैं वो कौन से हैं, उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो पहली चीज़ है, जो निर्धारक तत्व का अर्थ क्या है, इसका आशय क्या है, तो सबसे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है कि निर्धारक तत्व वो तत्व होते हैं जिनके आधार पर यह तय होता है कि किसी भी देश की विदेश नीति मूल रूप से कैसी होगी। ठीक है। तो निर्धारक तत्व जो हैं वो ये तय करते हैं कि वो बेसिक वो स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो एलिमेंट्स काम करते हैं उसके आधार पर ये तय होता है कि विदेश नीति कैसी नज़र आएगी। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस विषय पर कि कौन कौन से निर्धारक तत्व हैं, और आपको उसके बाद ये बात और स्पष्ट होगी कि निर्धारक तत्व किस तरीके से जो विदेश नीति की संरचना को प्रभावित करते हैं। तो मूल रूप से निर्धारक तत्व वो तत्व होते हैं जिनके आधार पर यह तय होता है कि किसी भी देश की विदेश नीति मूल रूप से कैसी होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि विदेश जो निर्धारक तत्व हैं वो स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकृति के होते हैं। इसीलिए आप स्थायी तत्वों की बात करें तो आप भौगोलिक और ऐतिहासिक तत्व आप देख सकते हैं। अस्थायी तत्व जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं। स्थायी तत्व में मैंने आपको बताया कि जैसे भौगोलिक स्थिति है तो आप भौगोलिक स्थिति को बदल नहीं सकते हैं, वो जैसी है वो वैसी ही है। और बहुत हद तक आप ऐतिहासिक तथ्यों के साथ भी छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब जब अस्थायी तत्वों को आप देखते हैं तो जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं उसमें लगातार बदलाव आता रहता है। तो जो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो निर्धारक तत्व हैं वो उनकी जो प्रकृति है वो स्थायी और अस्थायी दोनों तरीके की होती है। और निर्धारक तत्वों की में जो ये जो प्रकृति है स्थायित्व और अस्थायित्व की, इसकी वजह से ही विदेश नीति में गतिशीलता और स्थायित्व पैदा होता है। यानी कि विदेश नीति जो है वो जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं, सरकार हैं, उनके आने से एकदम से नहीं बदलती है, समय के साथ धीरे धीरे बदलती है। लेकिन उसमें कुछ ऐसे मूल तत्व होते हैं जो कभी नहीं बदलते हैं और जो हमेशा एक जैसे दिखाई देते हैं। वो किस कारण है? क्योंकि जो निर्धारक तत्वों की प्रकृति के कारण उनका जो स्थायित्व और अस्थायी प्रकृति के कारण होता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन से हैं। तो अगर आप इस पर दृष्टि डालें तो भौगोलिक तत्व जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास और परंपराओं का प्रभाव पड़ता है, गुटबंदी का प्रभाव पड़ा, आर्थिक और सैन्य शक्ति किस तरीके की है इसने भी भारत की विदेश नीति को प्रभावित किया, प्राकृतिक संपदा, विचारधारा, राष्ट्रीय हित, ये चमत्कारिक व्यक्तित्व और अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय जो परिदृश्य है वो भी विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम इसको सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से ये तत्व जो हैं वो भारत की विदेश नीति के निर्धारण में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो जो पहला तत्व है जिसे हम कहेंगे कि भौगोलिक तत्व, जिसे आप भू राजनीति भी कह सकते हैं, जियो पॉलिटिक्स की बात होती है। तो भौगोलिक तत्व बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर मैं आपको नेपोलियन बोनापार्ट
ने कहा था कि किसी भी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है, राइट। तो अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि भौगोलिक कारकों में आप किन किन चीज़ों को शामिल करेंगे। तो भौगोलिक कारकों में देश की अवस्थिति, यानी कि वो कहाँ पर स्थित है, उसका आकार और उसकी स्थलाकृति कैसी है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि भौगोलिक कारक जब आप देखेंगे तो देश की अवस्थिति, आकार और स्थलाकृति की भूमिका होती है। अगर आप भारत के संदर्भ में देखें भौगोलिक स्थिति, तो आकार और जनसंख्या में काफ़ी बड़ा है भारत, और एशिया में जो उसकी स्थिति है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और भारत की जो सब विस्तृत सामुद्रिक और पर्वतीय सीमा है उनका भारत की विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका है। जो समुद्रिक आपको सीमा नज़र आती है वो हिंद महासागर है, और पर्वतीय सीमाओं की अगर आप बात करें तो आप हिमालय से लगी हुई काफ़ी लंबी जो भारत की सीमा रेखा है वो काफ़ी हद तक भारत की विदेश नीति को प्रभावित करती है। कैसे करती है प्रभावित? अगर आप हिंद महासागर को देखें तो हिंद महासागर भारत के लिए सामरिक और व्यापारिक दोनों हितों की पूर्ति में सहायक है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि हिंद महासागर में भारत का सबसे बड़ा हित ये है, क्योंकि हिंद महासागर उसके लिए सामरिक और व्यापारिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत की हमेशा ये मंशा रही है कि वो जो हिंद महासागर है वहाँ पर स्वतंत्र, वो क्षेत्र स्वतंत्र और शांतिपूर्ण रहे। वहाँ पर किसी भी मेजर सुपर पावर का इन्फ्लुएंस या ज़रूरत से ज़्यादा उनका आधिपत्य वहाँ पर स्थापित ना हो। इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए भारत ने लगातार प्रयास किए हैं। आप देख सकते हैं कि विदेश नीति किस तरीके से भौगोलिक फैक्टर की वजह से शेप हुई है कि 1997 में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की स्थापना की गई ताकि हिंद महासागर में शांति और व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। भारत और इंडोनेशिया के बीच में वर्ष 2001 में एक सैन्य समझौता भी किया गया। वर्ष 2000 में गंगा मेकांग परियोजना को आगे बढ़ाया गया। तो ये बहुत सारे जो भारत के प्रयास हैं वो हिंद महासागर में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए तथा हिंद महासागर में किसी अन्य शक्ति या महाशक्ति के प्रभाव को रोकने का पूरी तरीके से प्रयास किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि एक भौगोलिक कारण है हिंद महासागर, वो किस तरीके से भूमिका निभाता है। इसके बाद हम अगर बात करें तो चीन ने भी हिंद महासागर में अपने प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति का अनुगमन किया। आप देख रहे हैं कि एशिया के अंदर भारत भी एक सुपर पावर है और चीन भी एक सुपर पावर है। तो हिंद महासागर पर लगातार जो चीन भी ये प्रयास करता रहा है कि उसका प्रभुत्व स्थापित हो। तो समय समय पर उसने भी कई सारे प्रयास किए हैं, जिसमें से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स उसकी एक महत्वपूर्ण नीति है। अब हम बात करते हैं जो हिमालय है भारत का, उसे एक प्राकृतिक प्रहरी के रूप में देखा जाता है, और जिसकी वजह से जो भारत की सीमाएं हैं वो काफ़ी हद तक सुरक्षित रहती हैं। और हिमालय की सीमा से जो जो सटे हुए देश हैं, नेपाल है, भूटान है, व्यापार म्यांमार है, इनके साथ संबंधों को मजबूत करने पर भारत की विदेश नीति बल देती है लगातार, ठीक है। और यहाँ पर आप एक चीज़ और देखिए कि चीन द्वारा हस्तक्षेप समय समय पर जो होता है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के एक बहुत बड़े भूभाग पर अपना दावा प्रस्तुत किया है। साथ ही सीमावर्ती राज्यों को प्रभाव में लेकर वो मुश्किलें भी पैदा करता रहता है। वो कई बार नेपाल को इन्फ्लुएंस में लेना चाहता है, भूटान को इन्फ्लुएंस में लेना चाहता है, ताकि वो किसी तरीके से भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर सके और अपने राष्ट्रीय हितों को प्रोटेक्ट कर सके। तो आप देख सकते हैं कि हिंद महासागर और हिमालय किस तरीके से भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने में भूमिका निभाते हैं। अब हम बात करते हैं आकार और जनसंख्या की। आप सब जानते हैं कि भारत जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से विशाल देश है, और आकार की दृष्टि से भी देखें तो हमारे पास बहुत बड़ा भूभाग है। तो ये भारत जनसंख्या और आकार की दृष्टि से एक समृद्ध देश है, लेकिन
जनसंख्या और आकार सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके के पक्ष हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो किस तरीके से अगर हम सकारात्मक पक्ष की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से सहायक है, क्योंकि विशाल जनसंख्या है, बहुत बड़ा देश है, तो कोई भी दूसरा जो देश है वो भारत के ऊपर हमला करने के बारे में नहीं सोचता है। वो एक बार इस चीज़ पर विचार करता है। और दूसरी जो बड़ी बात है कि वो बेहतर विशाल मानवीय संसाधन है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है भारत के पास में, वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि जनसंख्या की बात अगर हो रही है तो भारत की जनसंख्या का एक भाग ऐसा है, महत्वपूर्ण भाग आप उसे कहेंगे, जिसे आप प्रवासीय भारतीय कहते हैं, जो दूसरे देशों में जाके रहते हैं, और वो भारत की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जो विशाल बाजार की उपलब्धता भी संभव है भारत के आकार और जनसंख्या के कारण। अगर हम इसके नकारात्मक पक्ष की बात करें तो जैसे हमने बात की थी सकारात्मक पक्ष में कि सुरक्षा की दृष्टि से सहायक है, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से विशाल आकार और जनसंख्या कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती पैदा करते हैं, क्योंकि विशाल जनसंख्या को मैनेज कर पाना राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से मुश्किल होता है। विशाल जनसंख्या होने के कारण जो खाद्य सुरक्षा है, गरीबी है, अशिक्षा की जो समस्या है, वो भी देखने को मिलती है। तो जो जनसंख्या है वो आंतरिक और बाहरी दोनों तरीके से भारत की विदेश नीति को प्रभावित करती है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से। यहाँ पर आखिरी में मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि प्रवासी भारतीय मंत्रालय की स्थापना भी की गई है। प्रवासी भारतीयों की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि प्रवासी भारतीय मंत्रालय भी स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये हमने बात की कि आकार और जनसंख्या किस तरीके से भारत की विदेश नीति को प्रभावित करती है। अब हम एक महत्वपूर्ण पक्ष पे बात करते हैं, इतिहास और परंपराओं की भूमिका। मैंने आप लोगों को जब सैद्धांतिकी का मैंने एक वीडियो बनाया है कि भारत वो विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या हैं, उसमें मैंने आप लोगों से चर्चा की है कि इतिहास और परंपराओं की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है विदेश नीति के निर्धारण में। यहाँ हम भारत के संदर्भ में इसे देखने का प्रयास करेंगे। तो भारत की जो विदेश नीति पर इतिहास, संस्कृति और परंपराओं का गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। यहाँ पर मैं दो प्रभावों की बात करूँगी। एक तो अशोक की विचारधारा का प्रभाव भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और कौटिल्य की राजनीति का प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो ये जो दो धाराएं हैं वो कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति में एक संतुलन पैदा करती हैं। हम राष्ट्रीय हितों को लेकर जितने ज़्यादा सजग हैं, उतने ही ज़्यादा सजग भारत की विदेश नीति विश्व शांति और सद्भाव की स्थापना के लिए भी है। तो यहाँ पर आप ये एक बहुत ही अद्भुत संयोजन देख सकते हैं। भारत की विदेश नीति के जो मूलभूत आदर्श हैं वो राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित हैं। तो एक तो अशोक की विचारधारा हो गई, फिर इसके बाद कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है वो कौटिल्य की विचारधारा का इतिहास परंपराओं का प्रभाव आपको देखने को मिलता है, और इसके साथ साथ आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव भी भारत की विदेश नीति में देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे हमने बात की है कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का जो विरोध है, रंग भेद की नीति का विरोध है, वो भारत की विदेश नीति में रिफ्लेक्ट होता है, और उसका स्रोत कहीं ना कहीं, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन में आपको देखने को मिलती हैं। शांतिपूर्ण विश्व की स्थापना का जो उद्देश्य है वो भी आपको देखने को मिलता है यहाँ पर भारत की विदेश नीति में। और ये कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर अशोक की नीति, कौटिल्य की नीति और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है जब आप इतिहास और परंपराओं की बात करते हैं। अब हम बाहर आते हैं और हम बात करते हैं कि भारत की विदेश नीति में गुटबंदी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। किस तरीके से पड़ा भारत की विदेश नीति पर, कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय शीत युद्ध
का दौर चल रहा था और पूरा विश्व जो था वो दो खेमों में बंट चुका था। अमेरिका, एक तरफ अमेरिका था जो पूंजीवादी विचारधारा को लेकर चल रहा था, दूसरी तरफ सोवियत संघ था जो साम्यवादी विचारधारा को लेकर चल रहा था। ऐसे में जो नव स्वतंत्र भारत देश था उसके सामने एक गंभीर चुनौती थी कि वो किस तरीके से इस खेमेबाजी से बचे, क्योंकि किसी भी गुट का हिस्सा बनना भारत के राष्ट्रीय हितों के सर्वथा प्रतिकूल था। अगर भारत किसी भी गुट का हिस्सा बन जाता तो वो उस गुट के हितों की, स्वार्थों की पूर्ति में अपने आप को पूरी तरीके से खपा देता। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि भारत किसी तरीके से उन दोनों गुटों में फंसने से बच जाए। तो भारत इस तरीके की जो ब्लॉक पॉलिटिक्स थी, इसको ब्रेक करने के लिए भारत ने एक नीति अपनाई जिसे हम गुट निरपेक्षता की नीति कहते हैं। तो गुटबंदियों के जो कुचक्र को से बचने के लिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का अनुपालन किया। और ये नीति न सिर्फ भारत के लिए, जो भारत के साथ जो अन्य बहुत सारे देश स्वतंत्र हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उनके लिए भी कारगर साबित हुई। साथ ही विश्व में जो गुटबंदियों की वजह से जो तनाव पैदा हुआ था वो भी काफ़ी हद तक इससे थोड़ा सा मिनिमाइज हुआ और एक अल्टरनेटिव विश्व के सामने प्रस्तुत हुआ। तो आप देख सकते हैं कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी, जो गुटबंदियां थी, उसने भी भारत की विदेश नीति के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम आर्थिक तत्वों की बात करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर किस तरीके से भारत की विदेश नीति के निर्धारण में अपनी भूमिका निभाते हैं, तो इसे हम दो भागों में बांट के देखेंगे। एक तो आज़ादी के तुरंत बाद, इमीडिएट बाद में आर्थिक स्थिति किस तरीके की थी, और 1990 के उपरांत से लेकर हम आज तक की बात करेंगे। तो अगर आप आज़ादी के बाद देखें तो भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो आर्थिक उन्नति को किस तरीके से सुनिश्चित करे। इसलिए भारत ने किसी भी ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना को उन्होंने अस्वीकार किया और उन्होंने सभी राष्ट्रों के साथ जो मैत्री संबंध थे उन्हें स्थापित करने पर जोर दिया। तो आप देख सकते हैं कि अगर भारत की जो स्थिति थी आज़ादी के समय, अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री होता तो शायद उसकी पॉलिटिक्स कुछ और तरीके की होती, लेकिन उस समय इंटरेस्ट को देखते हुए ज़रूरी था कि वो ग्रुप पॉलिटिक्स से या ब्लॉक पॉलिटिक्स से अपने आप को बचाए और विश्व के सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सहायता प्राप्त करके अपने आप को इस्टेब्लिश, अपनी आर्थिक जो शक्ति है उसको बढ़ा सके। अब आप अगर 1990 के बाद की अगर आप देखेंगे तो अर्थव्यवस्था में एक व्यापक बदलाव आपको देखने को मिलता है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया, उदारीकरण की प्रक्रिया चली और मुक्त व्यापार का जो चलन था वो बढ़ा, और भारत ने भी अपने मार्केट को 1990 के बाद ओपन किया। तो भारत तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना है और इसने मार्केट बहुत बड़ा उपलब्ध कराया। तो इस तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के कारण भारत की विदेश नीति भी काफ़ी हद तक सुदृढ़ हुई। लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी आगे, वो कहीं ना कहीं उद्योगों पर निर्भर है। और उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो थी ऊर्जा की ज़रूरत। सबसे ज़्यादा महसूस हुई कि ऊर्जा के स्रोत किसी तरीके से तलाशे जाए। तो अगर आप आर्थिक फैक्टर्स देखेंगे, आर्थिक तत्व देखेंगे, तो आप देखेंगे कि भारत ने अपनी जो ऊर्जा सुरक्षा की रणनीति थी उसमें व्यापक बदलाव किए। उन्होंने तेल पे निर्भरता को कम करने की बात कही, उन्होंने गैस के उपयोग का उपयोग करने के बारे में सोचा, उन्होंने परमाणु ऊर्जा के उपयोग के बारे में सोचा। और इस बात को बहुत अच्छे से समझ लिया गया उस टाइम पे कि ऊर्जा के लिए किसी एक स्रोत पर निर्भरता को कम किया जाना चाहिए। और इसी का परिणाम ये था कि पश्चिम के साथ साथ भारत बहुत हद तक अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पश्चिम पर आश्रित था। तो पश्चिम के साथ साथ लैटिन अमेरिकी देशों के साथ, अफ्रीकी व मध्य एशिया के देशों के साथ भी संबंध विकसित करने पर
जोर दिया गया। यहाँ पर एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए और महत्वपूर्ण भी है कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण के संरक्षण का ध्यान रखना भारत की विदेश नीति का अहम हिस्सा था। ठीक है, ये एक डिबेट भी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके साथ साथ किस तरीके से जो पर्यावरण है उसके उस पर जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है उसको उसको रोका जाए। तो भारत ने पर्यावरण के संरक्षण को ध्यान में रखकर परमाणु ऊर्जा के उपयोग को लक्ष्य बनाकर विश्व के विभिन्न देशों के साथ समझौता किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से आपको भारत की विदेश नीति में एक संतुलन नज़र आता है कि वो विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी कमिटेड है। तो ये आर्थिक कारण है। और अब हम बात करते हैं सैन्य तत्वों के बारे में, जो मिलिट्री एलिमेंट हैं। अगर कोई भी देश आप देखें, अगर वो मिलिट्री के तौर पर सैन्य शक्ति उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उसकी विदेश नीति जो होती है उसका रिफ्लेक्शन उसमें आपको साफ तौर से दिखाई देता है। तो अगर आप आज़ादी के बाद देखें तो राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना सबसे प्रमुख राष्ट्रीय हित था। और आरंभिक दौर में अपनी जो सैन्य दुर्बलता के कारण भारत ने विश्व के सभी प्रमुख शक्तियों के साथ मैत्री की नीति अपनाई। ये बहुत ही रैशनल पॉलिटिक्स है, ये बहुत ही, आप इसे विवेक सम्मत नीति कह सकते हैं कि आप 1947, आप आज के भारत को 2020 के भारत को अगर आप ना देखें, 2021 के भारत को अगर आप ना देखें, तो आप ये देख सकते हैं कि जो 1947 का भारत है, 1947 का भारत है, वो जब आज़ाद हुआ 200 साल की गुलामी के बाद में, तो जाहिर सी बात है कि उसके जो आर्थिक तत्व भी उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, हम आर्थिक रूप से भी उतने स्ट्रांग नहीं थे और सैन्य तत्व से भी उतने स्ट्रांग नहीं थे। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी था कि विश्व की प्रमुख महाशक्तियों के साथ हम बेहतर संबंध बनाकर चले, और ये भारत की विदेश नीति में आपको रिफ्लेक्ट भी होता है। वर्तमान समय में अगर आप देखें तो जो भारत की सैन्य क्षमता है उसमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन भारत ने अभी भी मैत्री और सहयोग की नीति को नहीं छोड़ा है। कुछ मामलों में अभी भी भारत सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए यद्यपि दूसरे देशों से सहायता प्राप्त करता है, परंतु अब भारत की जो सामरिक शक्ति है वो इतनी मजबूत हो गई है कि विश्व का कोई भी देश आसानी से भारत की सीमाओं का उल्लंघन करने का दुस्साहस नहीं करता है। तो सैन्य जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं, जो मैंने आपसे शुरुआत में बात कही थी कि जो एलिमेंट हैं वो स्थायी और अस्थायी हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे सैन्य पावर बढ़ रही है उस तरीके से भारत की जो विदेश नीति है वो भी किस तरीके से उसमें उसका रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलता है। तो सैन्य तत्व तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं प्राकृतिक संपदा की। तो प्राकृतिक संपदा की दृष्टि से जो भारत है वो काफ़ी समृद्ध है। आप अगर देखें तो खाद्यान्न उत्पादन के मामले में भारत अग्रणी है, और जो उसकी समृद्ध प्राकृतिक संपदा है के कारण भारत विश्व के कई देशों को सहायता उपलब्ध कराता है और उसके बदले में अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है। ठीक है, तो प्राकृतिक जो संसाधन हैं वो भी विदेश नीति के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण तत्व निभाते हैं, और आप इसे भारत के संदर्भ में इस दृष्टि से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं विचारधारा की, कि विचारधारा किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अगर आप भारत के संदर्भ में देखें तो देखिए, अगर आप एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करेंगे तब तो आपको शीत युद्ध का रेफरेंस लेना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचारधाराओं का किस तरीके से प्रभाव रहा है। शीत युद्ध के समय दो प्रमुख विचारधाराएं थी, पूंजीवादी और साम्यवादी। और 1990 में जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो पूंजीवादी व्यवस्था ही एकमात्र व्यवस्था रह गई, और उस व्यवस्था का हिस्सा आज भारत भी है। तो भारत की विदेश नीति में भी आपको ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देती है। लेकिन अगर हम इंटरनल फैक्टर की बात करें, विचारधारा की बात करें, आंतरिक तत्वों की बात करें, तो आपको गांधी जी की विचारधारा दिखाई देगी। बुद्ध की शांति और अशोक की अहिंसा के सिद्धांत का स्पष्ट प्रभाव भारत की विदेश नीति पर
दिखाई देगा। विचारधारा सिर्फ पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा नहीं है। गांधीवादी, यद्यपि गांधी जी ने कभी गांधीवाद को कोई विचारधारा के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी गांधी जी की विचारधारा, बुद्ध की जो शांति का संदेश है, जो अशोक की अहिंसा के सिद्धांत है, उसका एक स्पष्ट प्रभाव आपको भारत की विदेश नीति पर दिखाई देता है। आपको एक चीज़ बहुत ही रोचक है कि यद्यपि अशांत है आपका पड़ोस पाकिस्तान का, आप एग्जांपल ले सकते हैं, आक्रामक पड़ोसी देश हैं आपके, चाइना जैसे देश हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने संयम की नीति का अनुपालन किया है। विदेश नीति में विश्व शांति को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो विचारधारा के प्रभाव को आप इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को और बहुत इंटरेस्टिंग है, रोचक है देखना यहाँ पर, कि राष्ट्रीय हित जो है वो आप सब जानते हैं कि विदेश नीति का जो उद्देश्य ही होता है, फंडामेंटल जो उद्देश्य होता है, मूलभूत उद्देश्य होता है, वो राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना होता है। तो यहाँ पर आप देखें कि भारत की विदेश नीति भी इसका अपवाद नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक स्टेटमेंट था जो मैंने यहाँ आप लोगों के लिए कोट किया है कि किसी भी देश की विदेश नीति की आधारशिला उसके राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा होती है, और भारत की विदेश नीति का ध्येय भी यही है। तो भारत इसका अपवाद नहीं है। तो राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के प्रति समर्पित होने के कारण भारत की विदेश नीति में कुछ विरोधाभास भी नज़र आ सकते हैं आपको। जैसे भारत गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुपालन करता है, लेकिन उसने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय संधि की। जब सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान में इंटरवेंशन किया तो भारत ने उसकी कभी आलोचना भी नहीं की, और संयुक्त राष्ट्र संघ में जब प्रस्ताव आया सोवियत संघ के अगेंस्ट में, तो भारत ने वहाँ से पूरी तरीके से स्केप कर लिया, वहाँ पर वो नहीं किया। तो राष्ट्रीय हितों का जो प्रोटेक्शन है उस पर लगातार भारत की विदेश नीति फोकस रही है। और यहाँ पर आप देखें कि भारत निशस्त्रीकरण का यानी कि डिसआर्मामेंट का बहुत बड़ा सपोर्टर रहा है, लेकिन जब वो CTBT पर यानी कि व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर की बात आई, तो भारत ने उससे अपने हितों को ध्यान में रखते हुए उस पर से उसमें संधि नहीं की, उस पर उसने साइन नहीं किए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राष्ट्रीय हित जो है वो भारत की विदेश नीति के निर्धारण में अपनी भूमिका निभाते हैं। माना जाता है कि विदेश नीति पर जो राजनेता होते हैं, जो बहुत चमत्कारिक व्यक्तित्व के राजनेता होते हैं, उनका प्रभाव भी पड़ता है। तो भारत की विदेश नीति के संदर्भ में देखें तो भारत की विदेश नीति पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे चमत्कारिक व्यक्तित्व वाले प्रधानमंत्रियों का आपको स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है कि किस तरीके से विदेश नीति में टाइम टू टाइम चेंजेस आए हैं। आप पंडित नेहरू की विदेश नीति देखेंगे तो आप देखेंगे कि समय के अनुरूप जो निर्णय लिए जाने चाहिए थे उस तरीके के निर्णय उन्होंने लिए। कई बार ये कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक अलग तरीके की विदेश नीति का निर्धारण किया, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं ये कई बार कहा कि अगर उनकी जगह पे कोई और भी प्रधानमंत्री होता तो इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर वो भी उसी तरीके के निर्णय लेता। आप श्रीमती इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व को देख सकते हैं कि उनकी विदेश नीति काफ़ी आक्रामक विदेश नीति थी, जो आपको बांग्लादेश के निर्माण के रूप में आप देख सकते हैं उसको। अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगर आप बात करें तो उनके टाइम पे आप देखते हैं कि भारत न्यूक्लियर पावर एक तरीके से बना। तो कुल मिलाकर जो चमत्कारिक व्यक्तित्व के धनी राजनेता हैं उनका प्रभाव विदेश नीति पर देखने को मिलता है। तो विदेश नीति बहुत हद तक जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो उसके निर्धारण में, विदेश नीति निर्धारण में प्रभावित करती है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आंतरिक राजनीति का प्रभाव विदेश नीति के निर्धारण में देखने को मिलता है। भारत का संदर्भ आप लोग ध्यान रखिएगा कि आंतरिक राजनीति और दबाव समूहों का प्रभाव भारत की राजनीति में दिखाई देता है कि स्वतंत्रता के बाद प्रभावशाली नेतृत्व के कारण आर्थिक व सैन्य रूप से सुदृढ़ न होने के बाद भी विदेश नीति हमारी काफ़ी प्रभावशाली रही। क्योंकि आप देख सकते हैं कि
भारत जो था आज़ादी के बाद, देखिए एक तो सबसे पहली बात ये थी कि बहुत ज़्यादा जो देश के प्रति भावना थी वो सबकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। आप भारत नया-नया आज़ाद हुआ था, तो सैन्य रूप से और आर्थिक रूप से यद्यपि वो बहुत सुदृढ़ नहीं था, लेकिन उसकी विदेश नीति काफ़ी प्रभावी थी। कि आप देख सकते हैं कि जो 1947 का जो विश्व था वो किस तरीके से दो गुटों में बटा हुआ था। शीत युद्ध के बारे में मैं आपको कभी अलग से वीडियो बना के बताऊंगी कि शीत युद्ध के टाइम पर बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति थी। वहाँ पर गुटनिरपेक्षता जैसी नीति को लेकर आना, कहीं ना वो ये माना जाता है कि भारत की विदेश नीति का एक प्रभावशाली हस्तक्षेप वहाँ पर था। आप राजीव गांधी जी के कार्यकाल के में देखेंगे तो जो श्रीलंका है, पाकिस्तान है और अमेरिका के संदर्भ में जो भारत की कूटनीति थी वो कोई बहुत खास प्रभावी कूटनीति नहीं मानी जाती है। और वहीं आप अगर बीपी सिंह जी और चंद्रशेखर जी का कार्यकाल में भी विदेश नीति में वो कसाव नहीं देखते हैं। फिर बाद के समय में अगर आप देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री काल में विदेश नीति काफ़ी प्रभावी रही। और अगर आप वर्तमान समय में बात करें तो नरेंद्र मोदी जी ने विदेश मामलों को विशेष महत्व दिया और जिससे विदेश नीति में के मामलों में एक अलग तरीके का मोड़ आपको दिखाई देता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि ना सिर्फ विदेश नीति पे आंतरिक मामलों का प्रभाव पड़ता है, बल्कि वैश्विक मुद्दों का भी प्रभाव पड़ता है। और इसमें जो क्षेत्रीय और वैश्विक कारक हैं दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। अगर हम क्षेत्रीय कारणों की के क्षेत्रीय मुद्दों की तरफ देखें तो हमें भारत की अवस्थिति का ध्यान होना चाहिए कि भारत एशिया और विशेषकर दक्षिण एशिया में एक प्रभावशाली देश है। और जो उसके पड़ोसी देश हैं भारत के, वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो या म्यांमार हो, अफ़गानिस्तान हो, इवन चाइना के प्रति भी अगर आप देखें तो भारत की जो नीति रही है वो सद्भावनापूर्ण नीति रही है। लेकिन जो भारत के पड़ोसी देश रहे हैं वो भारत को कहीं ना कहीं शंका की दृष्टि से देखते रहे हैं। नेपाल ने हमेशा, अगर आप नेपाल के संदर्भ में देखेंगे तो नेपाल हमेशा ये क्लेम करता है कि भारत एक बड़े भाई की भूमिका निभाता है। वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहता है नेपाल की चीज़ों को। तो ये आपको क्षेत्रीय कारण दिखाई देते हैं। अगर आप वैश्विक कारकों की बात करें तो आपको दिखाई देता है कि जैसे भूमंडलीकरण है, उदारीकरण है, पर्यावरण का मुद्दा है, वैश्विक आतंकवाद जैसे मुद्दे हैं, वो भी भारत की विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से आप कोई भी अगर आप मुद्दा ले लेंगे, पर्यावरण का मुद्दा लेते हैं तो इस पर भी भारत का एक स्टैंड है। वैश्विक आतंकवाद का मुद्दा लेते हैं तो इस पर भी भारत का एक अपना स्टैंड है। तो विदेश नीति के निर्धारण में आंतरिक और बाहरी दोनों कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर इस वीडियो में जो मैंने संदर्भ यूज़ किए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपके कोई प्रश्न है इससे संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ये भी बताएं। और भविष्य में आप किन महत्वपूर्ण विषयों पर आपको रिसर्च मटेरियल, आपको किस तरीके की अध्ययन सामग्री की आवश्यकता है वो भी बताएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।